जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको आपकी क्षितिज पाठ पुस्तक के गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हरशंकर परसाई जी हैं, जिसके जीवन परिचय के बारे में हम आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं। हरशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते पर एक व्यंग्यपरक निबंध लिखा है, जिसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके हिंदी के सम्मानित साहित्यकारों की दुर्दशा का उन्होंने व्यंग्यपरक चित्रण प्रस्तुत किया है। जो साहित्यकार समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्हें ठोकर मारता रहता है, लेकिन समाज उन्हें बदले में एक जोड़ी ठीक ठाक जूते पहनने योग्य भी नहीं समझता है। यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग को एक प्रेमचंद के तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और इसी की तस्वीर को देखकर लेखक ने जो है यह रचना की है। तो प्रेमचंद जो है एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, ठीक है। वह एक किसान भी थे, यानी प्रेमचंद भारतीय गांवों के एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने वाले थे। वे युग प्रवर्तक थे, महान कथाकार थे तथा उपन्यास सम्राट भी थे। फिर भी प्रेमचंद का व्यक्तिगत दैनिक जीवन अत्यंत सादा था। वे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। समाज में उनका अच्छा सम्मान था। फिर भी वे अत्यंत साधे, साधारण तथा आडंबरहीन जीवन जीते थे। उनके जूतों की स्थिति देखकर उनकी आर्थिक स्थिति का सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं, जो आपको इस पाठ में अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को। लेखक हरशंकर परसाई जी कह रहे हैं, प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहा है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने के बाद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें, जो यहाँ पे फोटो दिखाया गया है, इस फोटो में देखिए जो है प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। वे सिर पर एक कपड़े की टोपी भी पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, और उनकी कनपटी यानी जो ये गाल का हिस्सा होता है, ये देखिए चिपका हुआ है, यानी चपटा है, ठीक है। और गालों की हड्डियां जो है उभरी हुई हैं, और इनके चेहरे की जो मूछें हैं वे इनके चेहरे को हरा भरा बता रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक यह कहना चाह रहा है कि वो प्रेमचंद के फ़ोटो को देखकर प्रेमचंद कैसे दिखते हैं, इसके बारे में लेखक हमें बता रहा है कि प्रेमचंद जो है एक फ़ोटो खिंचाए अपनी पत्नी के साथ, जिसमें वे अपने सिर पर एक कपड़े की टोपी पहने हुए हैं, कुर्ता और धोती पहने हैं, और उनकी जो कनपटी यानी उनका चेहरा कैसा दिखता था उसके बारे में बता रहा है कि उनकी कनपटी चिपकी हुई है। गालों की जो हड्डियां वो काफ़ी उभर कर सामने आई हैं, और उनकी जो मूंछ थी वो काफ़ी घनी थी, जो उनके चेहरे को भरा हुआ बताती थी। पाँव में जूते का वर्णन किए हैं कि पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक तरीके से कपड़े होते हैं, जिस कपड़े के जूते होते हैं, पहले कैनवस के जूते चलते थे जो लोग पहनते थे, ठीक है, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। तो बंद का अर्थ होता है फीता, यानी जो जूते में फीता लगा होता है उसी को यहाँ में बंद बताया जा रहा है। और बेतरतीब का अर्थ होता है लापरवाही से या अव्यवस्थित ढंग से। एक तरीके से बेतरतीब का अर्थ होता है अव्यवस्थित, यानी जो
जूते थे उसके जो फीते हैं उनके वो अव्यवस्थित ढंग से बंधे हुए यानी अच्छे से बंधे हुए नहीं हैं और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतरी थी वो निकल गई थी। यानी जो वो अपने जूते के फीते को अच्छे से नहीं बंद करते थे, लापरवाही से बांधते थे, इसलिए उन फीतों के जो सिरों पर एक पतरी लगी रहती है वो पतरी निकल गई थी, जिससे फीते को छेद में डालने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत कठिनाई होती है। और तब भी वो कैसे करके उस फीते को से बंद कर लिए थे, यानी फीते से कस लिए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। हरिशंकर परसाई जी यहाँ लेखक के जूते यानी जो प्रेमचंद थे उनके जूते के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों पैर में जूते पहने हुए, लेकिन उनके जो दाएं पैर का जूता था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो बाएं पैर में जूते पहने हुए थे उस जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था और वो छेद जिसमें से उनकी जो उंगली थी वो उंगली बाहर दिख रही थी, यानी जो अंगूठे की उनकी उंगली थी बाएं पैर के वो जूते के फटा हुआ था, इसलिए वो उंगली उनकी बाहर निकल आई थी। और लेखक आगे कह रहा है कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जो लेखक की दृष्टि थी वो उस जूते पर जो प्रेमचंद जूते पहने हुए थे उसी जूते पर जाकर अटक जाती है, यानी वही उसी जूते पर जाकर रुक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि अगर यह फ़ोटो खिंचाने की यह अगर उनकी पोशाक है, ठीक है, तो पहनने की उनकी पोशाक कैसे होगी। पोशाक बदलने का अर्थ होता है बच्चों कि अवसर के अनुकूल रूप बदल लेना है, यानी पोशाक बदलना, जैसे कोई अवसर है उस अवसर के अनुसार लोग अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे शादी है तो शादी के माहौल के अनुसार लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे लड़कियां बहुत लोग लहंगा पहन लेती हैं, फैंसी साड़ियां पहन लेती हैं, लड़के शेरवानियां पहन लेते हैं, ठीक है। स्कूल है, स्कूल में जाना है तो स्कूल का यूनिफॉर्म लोग पहन लेते हैं। तो इस तरह जो है जैसा अवसर रहता है उसके अनुसार पोशाकें लोग पहन लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि उनकी फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, नहीं वो फटा हुआ जूता पहन के अगर फ़ोटो खिंचा ले रहे हैं तो उनकी पहनने की पोशाक कैसे होगी, यानी उनके जो कपड़े पहनते होंगे ऐसे में वो कैसे होंगे। फिर आगे लेखक सोचता है नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, यानी प्रेमचंद के बारे में वो सोच रहे हैं कि प्रेमचंद दिखावे में नहीं रहते होंगे, इनकी अलग अलग पोशाक नहीं होगी, शायद इनमें कपड़े बदलने का या पोशाकें बदलने का गुण ही ना हो, क्योंकि यह जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो में खींचे हुए हैं, जैसे ये थे वैसे ही उनकी फ़ोटो आ गई है। तो यहाँ इस लेखक ने बताया है कि प्रेमचंद का चित्र दिखाए हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाए हैं, जिसमें वो कुर्ता धोती पहने, सिर पर टोपी, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पैरों में कैनवास के जूते पहने जिनके फीते जो थे उनकी पतरियां निकल गई हैं, इसलिए वो बेतरतीब ढंग से बंधे हुए, यानी लापरवाही से अव्यवस्थित ढंग से बंधे हुए। लेखक कहता है प्रेमचंद के बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उसकी उंगली बाहर झाँक रही, और एक चिंता वो प्रकट कर रहा है लेखक प्रेमचंद के ऊपर कि उनके जूते को देखकर वह चिंता में बहुत पड़ जाता है कि अगर फ़ोटो खिंचाते समय उनकी यह वेशभूषा फिर वो वास्तविक जीवन में अपने रियल जीवन में वो कैसे रहते होंगे। फिर लेखक सोचता है प्रेमचंद जैसे सरल व्यक्ति हैं, ठीक है, वह बाहर की अलग अलग उनकी पोशाकें नहीं होगी, शायद ही वो अलग अलग पोशाक घर की और बाहर की रखते होंगे, ठीक है। आगे लेखक कह रहा है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे
चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जब मैं प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखता, यानी जब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो क्या तुम्हें मालूम है, यानी प्रेमचंद को कह रहा है कि जो है क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। यहाँ प्रेमचंद को हरिशंकर परसाई ने साहित्यिक अपना पूर्वज बताया। पुरखे का अर्थ होता है पूर्वज, ठीक है। और उन प्रेमचंद को उन्होंने पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद भी एक लेखक थे, वो भी साहित्य की रचना करते थे, और हरिशंकर परसाई भी एक लेखक थे और वो भी साहित्य की रचना करते। इसीलिए हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद को अपने साहित्यिक पूर्वज माना है और कहा है कि तुम्हारे मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया और अंगुली बाहर दिख रहे हैं। यानी एक प्रश्न करते हुए कह रहा कि तुम्हारा जूता फटा है और तुम्हारी उंगली जो है आपकी वो बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है। यानी वो एक प्रश्न कर रहा है प्रेमचंद के लिए कि इसका क्या आपको एहसास है। जरा लज्जा, संकोच या झेप आपके अंदर, आपका जूता फटा हुआ है इसके लिए आपके अंदर कोई लज्जा है, कोई संकोच है, कोई झेप है, आपको किसी तरह का उससे फर्क पड़ता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते, यानी वो लेखक प्रेमचंद को कह रहे हैं क्या तुम नहीं जानते थे कि अगर अपनी धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो उससे उंगली ढक सकती थी। यानी प्रेमचंद धोती पहने थे और अगर वो अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो उनका जो है वो उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी वो बहुत ही लापरवाही से, बहुत ही बेपरवाह थे और इसलिए उन्होंने कहा है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है और इसलिए तुमने अपना अंगूठा ढकने की कोशिश, अपनी उंगली ढकने की कोशिश नहीं की है। आगे लेकर कह रहा है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर हमसे कहता है रेडी प्लीज और फिर हम मुस्कुराते हैं और उस समय वो फोटो खींच लेता है और फिर फोटो खींच के वह थैंक यू कह देता। तो यहाँ भी लेखक यही कह रहा है कि वह जब फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं तो वहाँ पे फोटोग्राफर से उनसे कहा है कि आप तैयार हो जाइए, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए। वह अपने दर्द को रोक के अपने चेहरे पे धीरे से मुस्कान लाने की कोशिश कर ही रहे होंगे, तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच लिया और उन्हें थैंक यू कह दिया, यानी धन्यवाद बोल दिया। फिर आगे लेकर कह रहा विचित्र है या अधूरी मुस्कान। यहाँ मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। यहाँ उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ानी, यानी ऐसी हंसी जो मजाक उड़ाने वाली हंसी होती है, खिल्ली उड़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि तुम्हारी यह जो अधूरी मुस्कान है यह कोई मुस्कान नहीं है, बल्कि इसे में हमें मजाक उड़ाने वाली, उपहास वाली व्यंग दिख रहा है, ठीक है, व्यंग वाली ये तुम्हारी हंसी है। तो यहाँ लेखक कहने का कोशिश कर रहा है कि जो है और वो जो हम लेखक जो प्रेमचंद को अपना पूर्वज माने हैं और वो कह रहे हैं कि वे अपने फटे जूतों की ओर से बेपरवाह है और उनके चेहरे पर विश्वास देखते ही बनता है। यानी लेखक फोटो में प्रेमचंद को हंसती हुई मुद्रा में देखता है, ठीक है, और उसे वह उनकी मुस्कान आश्चर्यचकित करने वाली, व्यंग से भरी प्रतीत होने वाली मुस्कान लगती है। लेखक सोचता है कि इसका कोई कारण भी हो सकता है जो प्रेमचंद के फटे जूते पहने ही फोटो खिंचवा लिए, यानी कोई भी व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करता है, अच्छे से कपड़े पहन लेता है, अच्छे से जूते पहन लेता है, लेकिन प्रेमचंद एक फटा हुआ जूता पहन के ही फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए लेखक को लगता है कि वह अपनी मुस्कान से व्यंग कर रहे हैं लोगों पे, ठीक है। आगे लेखक कह रहा है यह कैसा आदमी है जो खुद तो फ़ोटो
फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर भी हंस भी रहा है। यानी लेखक क्या कह रहा है कि प्रेमचंद को कि कैसे ये लेखक हैं, कैसे ये आदमी हैं जो फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचा लिए हैं लेकिन फिर भी किसी पर हंस रहे, यानी जो दिखावा करते हैं। लेखक प्रेमचंद जो है वो दिखावा नहीं करते थे, वे जैसे रहते हैं वैसे ही अपनी फ़ोटो खिंचा लिए। लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं, अपने वो भले ही फटे पुराने कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, लेकिन जब फ़ोटो उनके खिंचाना होता तो अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं, अच्छी जूते पहन लेते हैं, भले वो मांग के ही पहनते हों। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि वह किसी और के ऊपर हंस भी रहे हैं। बच्चों आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताए हैं, उन शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, जैसे बंद, बेतरतीब, ठीक है, पुरखे और उपहास, ठीक है। और इसके साथ ही हम आपसे प्रश्न पूछना है, उन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई है और क्यों। प्रश्न 2, फटे जूते देखकर लेखक किस सोच में पड़ गया है। प्रश्न 3, पोशाकें बदलने के गुण से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 4, गद्यांश में यानी इस जो हमने आज पढ़ाया है, इस गद्यांश में प्रेमचंद के किस गुण का उल्लेख हुआ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।